मेरा जब जन्म भी नहीं था तब ये कॉलोनी यहाँ बसी। बहुत संघर्ष करना पड़ा। आज कॉलोनी हमारी इस उस पर पहुंच गई है कि डेवलपमेंट में जरूर पीछे, लेकिन नाम बहुत है इसका। विकास के मामले में कॉलोनी बिल्कुल बहुत पिछड़ गई थी। कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है और एक ऑर्डर अच्छा आया है, उसमें कोर्ट की सुपरविजन में ही यहाँ पर काम होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर विकास होगा। मैं तो आज भी सेवा कर रहा हूँ। चुनाव परिवार में से बहू भी लड़ेगी तब भी मैं सेवा करूंगा। मैं तो सेवा करने के लिए ही बना हूँ। मैं मोदी जी के विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, फिल्मों में और सीरियल में आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें सबसे फेमस कॉलोनी है गोकुल धाम सोसाइटी। वैसे ही आज एक फेमस कॉलोनी की बात करेंगे और उस कॉलोनी के प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद की सबसे पोश कॉलोनी ग्रीनफील्ड कॉलोनी की। ग्रीनफील्ड कॉलोनी के प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र भडाना जी। उनका स्वागत करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आपने ग्रीनफील्ड, क्योंकि ग्रीनफील्ड से ही लगता हुआ इनका गांव है अनिलपुर, और उस गांव के सामने एक सोसाइटी बनी, डेवलपमेंट उसमें हुआ और आज वो सोसाइटी सबसे पोश मानी जाती है। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, ग्रीनफील्ड कॉलोनी एक एनसीआर की सबसे बड़ी कॉलोनी है। 437 एकड़ के अंदर 3 हमारे सेक्टर्स हैं और ये एक दुर्भाग्य रहा है इस कॉलोनी का, हमारी का, कि ये 60 साल पहले डेवलप हुई थी। कॉलोनाइजर ने कॉलोनी काटी और उसके बाद में कॉलोनाइजर किन हालातों में देश छोड़ के चला गया। उसके बाद इस कॉलोनी को डेवलप करने के लिए जो प्लॉट होल्डर्स वहाँ बैठे थे, जिन्होंने प्लॉट्स खरीदे थे, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो लोग गए। जब कॉलोनाइजर भाग गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया। उसके बाद ये चलता रहा। 2000 के अंदर जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई तो एक यहाँ पर पॉलिटिशियन को चेयरमैन बनाया गया। गवर्नमेंट बोर्ड बनाया था। तो चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने इस कॉलोनी को उठाया और ऐसी उठी कि कॉलोनी डे बाय डे उठती चली गई। बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई, लोग आके बसने लगे। उस ज़माने में मैं भी यहाँ 20 साल पहले यहाँ आकर बसा, क्योंकि मेरा सामने गांव में मैंने इसको डेवलप होते हुए देखा। मेरा जब जन्म भी नहीं था तब ये कॉलोनी यहाँ बनी थी। तो उसके बाद में कॉलोनी की स्थिति खराबी की तरफ जाती रही। बहुत संघर्ष करना पड़ा। विकास के मामले में कॉलोनी बिल्कुल बहुत पिछड़ गई थी। रोड्स की हालत बिगड़ती चली गई थी। जैसे जैसे यहाँ कंस्ट्रक्शन होने लगी, रोड्स टूट गए, सीवर लाइन डैमेज होने लगी और पानी की समस्या बढ़ती चली गई। तो इस कॉलोनी का नाम जो हुआ था, देखिए, या तो नाम अच्छाई में होता है या बुराई में होता है। जी, बिल्कुल। और इसका नाम हुआ था, बुराई में हुआ था। वो स्टार्टिंग बुराई की क्या थी कि यहाँ पानी नहीं था। बहुत हाहाकार रहती थी। उसको लेकर आए दिन जनता रोड के ऊपर बैठ जाती थी। फिर धीरे धीरे जैसे ही सरकारें आती रहीं जाती रहीं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनकर आए पहली दफ़ा, तो मैं और मेरे कुछ साथी माननीय मुख्यमंत्री जी से हरियाणा भवन में मुलाकात की। हमने बताए सारे हालात, तो उन्होंने सुनकर बहुत हैरान हो गए कि क्या कॉलोनी की ये हालत है, आप लोगों को पानी तक नहीं मिल रहा। जब हमने बात रखी तो उन्होंने आदेश किया कि भाई इनकी पानी की समस्या को दूर किया जाए और रैनी वेल से कनेक्शन किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रैनी वेल का कनेक्शन कराया। उसके बाद पानी की समस्या का समाधान हुआ। उस टाइम लोग भी कम थे, आज 40,000 लोग रह रहे हैं। अब पानी की समस्या का समाधान 100% मैं कहता हूँ अब हो चुका है। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, वो छोटी मोटी होती रहती हैं। आज कॉलोनी हमारी इस उस पर पहुँच गई है कि डेवलपमेंट में जरूर पीछे, लेकिन नाम बहुत है इसका। नाम बहुत है। आज मार्केट में अगर हम बात करें तो रेट भी बहुत अच्छे हैं। आज कम नहीं है। दिल्ली के लोग मैक्सिमम हर स्टेट से यहाँ पर आके लोग बसे। अब जो हालात है इस टाइम, अभी जो हमारा कोर्ट मैटर भी चल रहा था, हम सरकार के पास लगातार जाते रहे कि इसको टेक ओवर किया जाए। 2016 के अंदर गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। क्यों? कोर्ट मैटर चल रहा था। मालिक होकर हमारा विकास कार्यों में स्टे लग चुका था। वो स्टे इसलिए था कि इसके मालिक जब आगे थे, उन्होंने इसको फिर बेचने की एक मुहिम चलाई थी, तो उसको लेकर ये स्टे हुआ था। ये स्टे भी रेजिडेंट्स की तरफ से और प्लॉट होल्डर से। कितना संघर्ष रहा उसके पीछे? तकरीबन 12-13 साल संघर्ष रहा है। अभी रिसेंटली कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है और एक ऑर्डर अच्छा आया है,
उसमें कोर्ट की सुपरविजन में ही यहाँ पर काम होंगे। 100 से 125 करोड़ रुपए जो कोर्ट ने कहा है, जो हमारे यहाँ पर लगना है, जो गवर्नमेंट की तरफ से, एमसीएफ की तरफ से बताया गया डेफिशिएंसी, वो पैसा यहाँ पर कोर्ट की सुपरविजन में लगेगा। एक जॉइंट अकाउंट होगा एमसीएफ का, उसमें पेमेंट जो मालिक जिनको कॉलोनी दे दी गई है, जो देश छोड़ के भाग गए थे, उनको आज कॉलोनी दे दी गई है और वो पैसा एमसीएफ में जमा करेंगे और रोड्स वगैरह जितने भी हैं वो सारे एमसीएफ बनाएगी और कम्युनिटी सेंटर, क्लब, डिस्पेंसरी, बहुत सारे काम जो हमारे बाउंड्री वाल, सीवर लाइन, बिजली की तारें, खंबे, ये सब कुछ कंप्लीट किया जाएगा। कोर्ट की सुपरविजन में एक कमेटी बना दी गई है जिसमें एक रिटायर्ड जज को लगा दी गया है, एक एडवोकेट को लगा दी गया है और कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी, हमने कोशिश की थी कोर्ट में कि एक कमेटी में हमारा आरडब्ल्यू की तरफ से भी होना चाहिए, रेजिडेंट्स की तरफ से होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप कमेटी के सामने बात रखें। कमेटी भी नहीं सुनती तो आप कोर्ट में आए जी। तो अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर विकास होगा, काम शुरू हो जाएंगे। 30 तारीख को पेमेंट जमा करनी थी इनको 4 किस्तों में 12.5 करोड़ रुपए, लेकिन अभी जो मुझे कल ही पता लगा है ये लोग जमा नहीं कर पाए। फिर शेयर होल्डर जिन मालिकों को एक कॉलोनी दे दी गई है, उन्होंने एक एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर मूव की है। अब देखते हैं वो एप्लीकेशन में उन्होंने क्या मांग की है, वो देखना है। उम्मीद बहुत ज़्यादा है काम होंगे, कहीं ऐसा ना हो कहीं मामला फिर दोबारा ऐसा हो सकता है। हाँ, जिस तरह की कोर्ट में इन्होंने एप्लीकेशन मूव की, जो पेमेंट जमा करनी थी वो नहीं कर पाए, जबकि उनको करना चाहिए था। हमें बहुत उम्मीद थी कि शायद हमारे 1 तारीख से काम स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन काम लग रहा है कि फिर मामला लटकता हुआ नजर आ रहा है। अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी शुरू नहीं हुआ है। अगर शुरू हो गया तो ये बहुत ही अच्छी कॉलोनी में होगी। इसका नाम होगा, नाम तो आज भी है, लेकिन और अच्छे कामों को लेकर इसके लोग भी और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पहुँचें, क्योंकि रोड्स हो जाएगा सब कुछ कंप्लीट होने के बाद। तो ये लोग यही चाहते हैं कि भाई हमारे सुविधाएं हों, हमें हर चीज़ मिले, तो वो चीज़ें होने के बाद और अच्छे रेट आएंगे इसके। अच्छा, एक और सवाल है। कहा जाता है कि एक परिवार में अगर अलग अलग सोच के लोग रहते हैं तो उन्हें मिला के रखना काफ़ी मुश्किल होता है। आप जिस सोसाइटी को, जिसके प्रधान हैं, अलग अलग राज्यों से लोग हैं वहाँ पे, अलग अलग धर्मों के हैं और 10,000 परिवार हैं, 40,000 लोग रहते हैं, आप सबको लेके कैसे चलते हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ये। 40,000 लोगों को एक साथ रख के, जोड़ के रखना, ये बहुत चैलेंज है। लेकिन मैंने देखा है आज ग्रीनफील्ड परिवार में हमारे अच्छे परिवार हैं। ठीक है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उनको हम पंचायती रूप में उसको खत्म कर लेते हैं और हम चौकी थाने तक भी केस को नहीं जाने देते। घर में बैठ के फैसला कर लेते हैं, 4 लोगों के बीच में फैसला कर लेते हैं, तो परिवार जुड़ा रहता है। तो परिवार हमारा आज एक है। परिवार में अभी तक कोई परिवार, हम पूरे परिवार में कहीं इधर उधर बाहर नहीं गया, सब हम एक हैं। ये बहुत बड़ी बात है। खास तौर पे एनसीआर की अगर बात करता हूँ तो मैं, जितने लोग आज वहाँ रह रहे हैं, सबने एक बात कही है, चाहे उसकी उम्र 20 साल से लेकर 80 साल तक के व्यक्ति की, वो भी कहते हैं कि हमने इस तरह का माहौल, ऐसा प्यार कहीं भी नहीं देखा पूरी लाइफ के अंदर अब तक। क्या कुछ कठिनाइयाँ आप झेलते हैं जब अलग अलग धर्मों के लोग और त्योहार? हालांकि मैंने काफ़ी तारीफ़ें सुनी हैं, होली का उत्सव आप बहुत अच्छे धूमधाम से मनाते हैं, ग्रीनफील्ड सोसाइटी में न्यू ईयर मनाया जाता है। ऐसे में सभी अलग अलग वर्गों को सामान्य पटल पर ला के रखना कितना मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया, लेकिन हर धर्म के लोग रहते हैं, हर स्टेट के, हर उनके धर्म के जितने भी हमारे भाई बहन रहते हैं, सबके त्योहार हम मिलजुल कर मनाते हैं। चाहे वो दुर्गा पूजा हो बंगालियों की, चाहे वो छठ पूजा हो पूर्वांचलियों की, चाहे वो होली का त्यौहार हो, चाहे दिवाली का त्यौहार हो, चाहे बैसाखी का त्यौहार, हम सब मिलके मनाते हैं और सब हम एक होते हैं, एक मंच होता है। तो ये प्यार बनता है, इससे भाईचारा बढ़ता है। जब गेट टुगेदर होती तो उससे, जब त्योहार हम इकट्ठे होकर बनाते तो उससे भाईचारा बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। यही एक कारण है इस परिवार को एक रहने का। क्योंकि ग्रीनफील्ड सोसाइटी बहुत बड़ी सोसाइटी है और हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक प्रश्न लाजमी है। सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है? देखिए, ग्रीनफील्ड कॉलोनी की सुरक्षा को लेकर पीछे बहुत चोरियों की वारदात बढ़ती चली गई थी।
कंपनी की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड रहते थे वो भी उन लोगों ने हटा लिए गए और इतनी लार्ज स्केल पे चोरियां होने लगी। उसको लेकर हम पुलिस कमिश्नर साहब से मिले। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि भाई हमें सुरक्षा को लेकर हम खुद सिक्योरिटी गार्ड लगाएं। तो हमने रेजिडेंट्स की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर लगाए और लगाने के बाद चोरियों पर अंकुश लगा। बहुत अभी तक चारों तरफ से हमारा पूरा बाउंड्री वाल नहीं है, खुला हुआ एरिया है, लेकिन काफ़ी कंट्रोल हुआ। अभी पीछे हमने चौकी, हमारे यहाँ पर ग्रीनफील्ड में चौकी इंचार्ज से मुलाकात की। हमने कुछ कमियां बताई कि अभी चोरी जब तक कंप्लीट पूरी तरह सुरक्षा नहीं हो पाएगी, कुछ वहाँ पर इस तरह के लोग बैठे हैं अंदर जिनकी वजह से आज भी हम सुरक्षित नहीं है। उसके लिए हमने चौकी इंचार्ज साहब से बोला है। उन्होंने हमें अभी आश्वासन दिया है 3 दिन पहले, 3-4 दिन के अंदर उन लोगों को हम बाहर निकाल देंगे। हमारी कॉलोनी एक पॉश कॉलोनी है, उसके अंदर कबाड़ी धबाड़ी दुनिया भर के इस तरह की जगह जगह जो बैठे हैं उसका बहुत बड़ा चोरी का कारण रहा है। जब हमने गार्ड लगाए हैं तो उससे अंकुश लगा है, नहीं तो आए दिन गाड़ियां चोरी होना, घरों में चोरी होना, साइकिल बच्चों की चोरी होना, गटर के ढक्कन, घरों के ढक्कन चोरी होना, ये तो आम बात थी। सोशल मीडिया पे सुबह उठे तो दुनिया भर की सोशल मीडिया पे चोरी की वारदात नजर आती थी। लेकिन अभी 6 महीने से जब से सुरक्षा हमने अपने हाथ में ली है, गार्ड यहाँ पर लगाए हैं रेजिडेंट्स की तरफ से, तो काफ़ी कंट्रोल हुआ है। लेकिन पूरी तरह भी हुआ नहीं, अभी भी बहुत रह रहा है। जिस दिन पुलिस के सहयोग से जो लोग अंदर बैठे हुए हैं कॉलोनी के अंदर, एक पॉश एरिया के अंदर, उन लोगों का बैठने का क्या मतलब है? जगह जगह कबाड़ी बैठे हैं, जगह जगह चोरी का माल वो लोग खरीदते हैं, चोरियां उनके द्वारा कराई जाती हैं। तो इंचार्ज साहब ने हमें अभी 3 दिन के लिए बोला है कि भाई मैं पूरी कोशिश करके 3 दिन में इनको सबको बाहर निकाल दूंगा। तो हमने कहा कि जो भी आएगा वो पास उनको हम इश्यू करेंगे, पास के द्वारा अंदर आए। बहुत सारी चीज़ों पर हमने अब कंट्रोल किया है, तो सुरक्षा को लेकर अब पहले से अब बेटर है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता का सहयोग और पुलिस का सहयोग हमें मिलता रहा तो हम पूरी तरह, जिस तरह बड़ी बड़ी सोसाइटियों के अंदर वो लगे हुए क्या कहते हैं अपना बूम बैरियर, तो हमने सरकार से मांग की है कि हमें बूम बैरियर की परमिशन दी जाए ताकि बड़ी सोसाइटियों की तरह हमारे यहाँ भी एक सुरक्षा हो। कैमरे भी हमने लगाए हैं अभी और ब्यूटिफिकेशन गेटों पे की है। कैमरे से भी हमें काफ़ी फायदा मिला है, सुविधा मिली है। तो ये सारी चीज़ें सुरक्षा को लेकर हम लोग कर रहे हैं सोसाइटी की तरफ से, तो बहुत अब पहले से बेटर हो गई है, पहले से बेटर हुआ है और इन तमाम चीज़ों पर अंकुश लगा है। जी। एक और चीज़ है, क्योंकि ग्रीनफील्ड सोसाइटी में मैंने, हमारे चैनल ने बहुत बार कवरेज की, एक बात निकल कर सामने आती है, जनता आपको बहुत पसंद करती है। लोगों का मानना है कि आपको राजनीति में भी उतारा जाए, इसे लेकर आप बताइए। देखिए, बिल्कुल आपने जो सवाल किया है, ये जनता मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं एक छोटे से बच्चे को लेकर मैं देखता हूँ कई बार रोड के ऊपर अगर मैं खड़ा हूँ, बस निकली जा रही है, उसमें बच्चे स्कूल के पढ़कर आ रहे हों और वो भी मुझे अंकल अंकल कहते हुए निकलते हैं। और एक दिन मैं सैलून के अंदर अपने गया था तो एक बच्चा वहाँ पर कटिंग करा रहा था, उसने मुझे देखा, देख के कहता अंकल आ गया। तो उसके फादर ने कहा कि आप जानते हो? हाँ, मैं अंकल को जानता हूँ, इनके मैंने जगह जगह होर्डिंग देखे हैं, ये वो अंकल हैं जो पूरा प्रोग्राम करते हैं होली का, अंकल वो हैं जो इस कॉलोनी को जोड़ के रखते हैं। इस तरह की भाषा उस बच्चे ने बोली, ये शब्द मुझे आज भी याद है। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि छोटे छोटे बच्चे भी मतलब मुझसे इतना प्यार करते हैं, क्योंकि मैं उनको सबको प्यार देता हूँ। राजनीति की ओर आपका रुझान है या नहीं? देखिए, राजनीति का मैंने बचपन से मेरे एक समाज सेवा का मेरा रहा है। जब मैं गांव में था तब भी मैं चौपाल के ऊपर बैठकर बुजुर्गों की सेवा करता था, वो शुरू से मेरा चला आ रहा है। जब मैं शहर में आके बसा तो मैंने इस परिवार को इतना बड़ा परिवार जोड़ा, तो एक समाज सेवा का मेरे अंदर रहा है। मैंने अपने पिताजी से सीखा समाज की सेवा करना, वो मेरे अंदर आज भी है और मेरे अंदर रहेगा। और अब सवाल आता है कि चुनाव लड़ने का। देखिए, मैंने कभी सोचा नहीं, और ये चुनाव लड़ने की बात हमारे इस क्षेत्रवासियों ने, हमारे ग्रीनफील्ड परिवार ने मुझे उस पर लाकर खड़ा कर दिया कि आपको चुनाव लड़ना है। उन्होंने कई बार कहा कि बहुत कहते हैं, अगर वो सारे लोग इस बात के लिए चाह रहे हैं तो भाई
मैं तो उनकी बात को मानूंगा। जी। चुनाव लड़ना पड़ा तो परिवार चाह रहा है तो आप लड़ेंगे चुनाव लड़ूंगा जी। चेहरा आपका ही होगा क्योंकि अभी नगर निगम को लेकर, नगर निगम का चुनाव हो सकता है इस पार्लियामेंट के चुनाव के बाद, हो सकता है नगर निगम का हो जी। अगर यहाँ महिला सीट, जिस तरह मुझे भी पता लगा हमारी महिला सीट हो चुकी है जी। तो उसके अंदर अगर महिला सीट होती है तो बड़ी बहू है रश्मि बढ़ाना, उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। आप क्षेत्र में अपने चेहरे के साथ नहीं उतरेंगे? चेहरा को मेरे घर में से कोई भी लड़ सकता है। समाज सेवा है। मैं तो समाज की सेवा ही करूंगा। मैं तो आज भी सेवा कर रहा हूँ। चुनाव परिवार में से बहू भी लड़ेगी तब भी मैं सेवा करूंगा। मैं तो सेवा करने के लिए ही बना हूँ, मुझे तो सेवा करनी है। फिर राजनीति का जो रुझान है आपका, वो आपके अंदर तब आया जब लोगों ने आपको कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि आपको सब पसंद करते हैं, या फिर पहले से ये रुझान आपके अंदर? नहीं, मेरे पहले से कोई मेरा मन नहीं था, ना कोई रुझान किसी तरह का नहीं था। ये तो लोगों ने मुझे इसके लिए मजबूर कर दिया, नहीं आपको चुनाव लड़ना चाहिए। आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते भाई साहब, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? आप बिना चुनाव लड़े इतनी मेहनत करके हमारे क्षेत्र का काम करते हो, चुनाव लड़ने के बाद हमारे और भी काम होंगे क्षेत्र की, और आप अच्छे से सेवा कर सकते हो। इस बात के लिए मुझे मेरे परिवार के क्षेत्रवासी मुझे बार बार कह के मजबूर करें कि आप चुनाव लड़ें। अब एक बार क्षेत्रीय समस्याओं की बात कर लेते हैं। आपकी ग्रीनफील्ड सोसाइटी में कई बार पानी की निकासी की जो समस्या है वो उसको लेकर लोग सड़कों पर आ जाते हैं, उस समस्या का समाधान? देखिए, जो अंडर ब्रिज की बात आ रही है, बहुत लंबे समय से अंडर ब्रिज बारिशों में और बिना बारिश के भी पानी भरता रहता है। इसको लेकर हम प्रशासन में कितनी बार गए, उसके बाद हम गिरवेंस कमेटी के अंदर भी ये मुद्दा हमने उठाया। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी हमने बात रखी कि हमारा अगर बारिश की 4 बूंद भी पड़ जाती है तो ये हमारा रास्ता कट जाता है, कई घंटे तक बंद रहता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गिरवेंस कमेटी के अंदर आए हुए थे फरीदाबाद में, तो उन्होंने कहा ठीक है इसका समाधान हम करेंगे और हो सकता है तो मैं मौके पे भी देखने आऊँ। मीटिंग खत्म होने के बाद हम लोग वापस आ गए। जैसे ही मैं ग्रीनफील्ड पहुंचा तो मैसेज आया कि सीएम साहब मौके पर पहुंच रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ मौके पर पहुंचे, उन्होंने देखे हालात और एक आदेश किया अधिकारियों को भी इसका समाधान होना चाहिए। समाधान किया तो जरूर, लेकिन वो टेम्परेरी समाधान अभी तक हुआ है, परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं कर पाए। उसके लिए हम लगातार बोल रहे हैं प्रशासन के सामने। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि भाई सीएम साहब के आदेश से इसको हम परमानेंट समाधान करेंगे, लेकिन अभी टेम्परेरी हुआ है। बड़ी बड़ी मोटरें लगा दी हैं, अभी भी बारिश होती है वो भर जाता है, लेकिन अभी तक पीछे भी बड़े बड़े हादसे भी हुए हैं। स्कूल के बच्चे फंस गए हैं, गाड़ियां डूब गई हैं, बहुत नुकसान हुआ है। एक हमारे परिवार की महिला का पैर भी कट गया था रेल के नीचे आने से। उसका रीजन क्या था, पुल भरा हुआ था, उसको जाना था जल्दी, वो रेलवे उस पर क्रॉस करने लगी ट्रैक को, तो उधर से रेल आ रही थी तो रेल से उसका पैर भी कट गया था। तो नुकसान बहुत हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि शायद ये सरकार इसका परमानेंट सॉल्यूशन, समस्या से जल्दी निजात मिल जाए लोगों को। अच्छा, क्योंकि आपने बताया कि आपका राजनीति की ओर रुझान है, तो थोड़ी सी बात राजनीति की कर लेते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव हो रहा है। आप फरीदाबाद के निवासी हैं। फरीदाबाद में अभी महेंद्र प्रताप वर्सेस कृष्णपाल गुर्जर चल रहा है, आप किसके पक्ष में हैं? देखिए, अगर मेरी व्यक्तिगत बात करें तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हूँ, चौधरी कृष्णपाल जी के पक्ष में हूँ। और देखिए, दूसरी पार्टी का भी चौधरी महेंद्र प्रताप जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जी। और ये जो चुनाव है, बड़ा जो अब देख रहे हैं, दोनों पुराने दिग्गज इस फरीदाबाद के नेता हैं जी। और ये बड़ा मुकाबला अभी जो देखने को मिल रहा है, जो लग रहा है। लेकिन जहाँ तक सवाल आता है कि भाई 10 साल का कार्यकाल माननीय मंत्री कृष्णपाल जी का रहा, मंत्री रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा नाराजगी भी होती है लोगों में। पर आपकी भी सोसाइटी के लोगों से हमारी बात हुई, बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कृष्णपाल गुर्जर के कार्यों से वो खुश नहीं है। देखिए, सबको खुश करना तो मुश्किल होता है, लेकिन जहाँ तक सवाल अब जीत का आता है कि आप कितना भी आज जिस तरह की बातें चल रही हैं कि भाई कैड़ा मुकाबला है और
कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जीत तो बीजेपी की होगी। बीजेपी की होगी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की होगी, कृष्णपाल गुर्जर की होगी। क्योंकि आप कृष्णपाल गुर्जर को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, वो बीजेपी से हैं, या व्यक्तिगत आप कृष्णपाल गुर्जर के कार्यों से खुश हैं? देखिए, मैं तो पार्टी का भी हूँ और उनकी कुछ बातें भी अच्छी हैं। क्या बीजेपी से टिकट मिलने की संभावना है आपको फ्यूचर में? देखिए, एक कार्यकर्ता के नाते से मैं तो पूरी उम्मीद करता हूँ भाई पार्टी जरूर टिकट देगी। क्योंकि दो बातें, एक आपने कहा कि आप राजनीति की ओर आपका रुझान है, दूसरा आप कहते हैं कि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए मैंने एक टिकट वाली बात कही। देखिए, इसका कारण क्या है, पार्टी तो कहीं ना कहीं आदमी जुड़ा होता है। एक चीज और है सर, क्योंकि कहा जाता है कि हम किसी मैं विचारधारा से जुड़ा हूँ। मैं वही पूछ रही थी, हम इसी प्रश्न पे आएंगे। मैं मोदी जी के विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, पार्टी की विचारधारा, क्योंकि हम किसी देखिए, वो देश हित में काम कर रहे हैं जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देख रहे हो देश हित में काम कर रहे हैं। जैसे आप रामलला की बात करते हैं, ये सपना था, पता नहीं होता नहीं, हम इसको देख पाते, आज कम से कम हमने ये देख तो लिया। क्या ये विचारधारा धार्मिक है? धार्मिक है, धार्मिक तौर पे आपकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा मिलती है, इसलिए आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो देश हित में है ना। आज देश हित में काम कर रहे हैं। आज देखिए कितने बड़े बड़े 370 जैसी धारा हटा दी, ये कितने काम किए हैं। मोदी जी ने एक निस्वार्थ रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें कोई लालच नहीं है, किसी तरह का कोई लालच नहीं है। देश का ही एक लालच है कि देश हमारा ग्रोथ करे, देश हमारा मजबूत हो, देश हमारा हिंदू हो, यही उनकी एक वो है, यही जनता चाहती है। तो देश के जो मुसलमान हैं वो कहाँ जाए? मुसलमान भी यही रहेंगे। वो कहते हैं, मुसलमान कहते हैं कि हमारे परिवार से भी आर्मी में हमने भी योगदान दिया है, तो क्या ये देश हमारा नहीं? नहीं, देश उनका भी है, लेकिन है तो हिंदू देश। हिंदू देश रह सारे रहे हैं, पर देश है तो हिंदू बिल्कुल हिंदू का। तो आप हिंदुत्ववादी जो आपकी विचारधारा है, वो विचारधारा आपकी बीजेपी से मिलती है? बिल्कुल है। अच्छा, एक सवाल और है सर, क्योंकि अभी राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं और उन्होंने कई वादे किए हैं, और एक उन्होंने काम किया है फरीदाबाद हरियाणा में, जो उन्होंने लिस्ट जारी की है कांग्रेस ने, उन्होंने कहीं ना कहीं सभी समुदाय को साधने की कोशिश की है। ओबीसी के 2, जाट, गुज्जर, दलित, पंजाबी, इन सबको उन्होंने टिकट दिया है, तो ये दाव क्या बीजेपी पे भारी पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कोशिश तो की है कि अच्छे प्रत्याशी उतारने की, साधने की, ये सारे कोशिश तो इन्होंने की है, लेकिन सवाल ये आता है कि कांग्रेस के नाम की वोट नहीं है। कांग्रेस के नाम की वोट नहीं है, व्यक्तिगत उम्मीदवार की तो मुझे लगता है कि उनकी वोट अपनी होंगी, लेकिन पार्टी के नाम की मुझे नहीं लग रहा। जिस तरह हरियाणा में हुड्डा जी का नाम है जी, आज फरीदाबाद में बात करें या कोई भी और प्रत्याशी की बात करें, उनकी अपनी व्यक्तिगत अपनी सौभ्य नेताजी हैं। अब मोदी जी के चेहरे पे कृष्णपाल, मोदी जी का देखो, मोदी जी का तो चेहरा ही मोदी जी के नाम पे आज पूरे देश में अकेले एक मोदी जी सब पर भारी, ये तो सच है। उन्हीं के नाम पे चल रहा है पूरा देश। मोदी जी के चेहरे पे कितनी भी नाराजगी हो प्रत्याशी की, नाराजगी देखिए स्वाभाविक है। जो व्यक्ति 10-10 साल से मिनिस्टर है, कोई भी हो, मैं कृष्णपाल जी की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में और भी बहुत मिनिस्टर हैं जी, उनकी कहीं ना कहीं नाराजगी जनता के बीच में लंबे टाइम के बाद हो जाती है, लेकिन आखिरी में जब वोटर वोट डालने जाएगा, ये तो तय है, आप देख लेना रिजल्ट 4 तारीख को पता लग जाएगा। वोटर जब वोट डालने जाएगा, वो सीधा मोदी जी को डालेगा। क्या 400 पार का जो नारा बीजेपी ने दिया है, हाँ जी, वो सफल होगा? देखिए, उम्मीद तो कर रहे हैं कि 400 पार का नारा जो है वो सफल हो जाए, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अभी पीछे जो थोड़ा वोट परसेंटेज कम आई है, वो थोड़ा एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा वोटर जो और कॉन्फिडेंस में हम लोग चल रहे हैं। हमारी एक सोच है, ज्यादातर लोगों से बात होती है, नहीं हम जीत रहे हैं जी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सच है, लेकिन मैं तो जनता को ये कहना चाहता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। हमें वोट पोल करनी चाहिए, देश हित में हमें वोट पोल करनी चाहिए। वोट परसेंटेज जो भी पीछे कम रही, वो
तीसरे चरण में शायद। वो ठीक नहीं है। हाँ। हमें वोट पोल करनी चाहिए। मैं तो सबसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति को वोट पोल करनी चाहिए, वोट जरूर डालें। क्योंकि ग्रीनफील्ड सोसाइटी में 40,000 लोग रहते हैं जी, और आप उनके प्रधान हैं जी। तो आप उनकी मानसिकता से वाकिफ होंगे। क्या लगता है कि कितने प्रतिशत तक वहाँ की जो फैमिली है वो बीजेपी को सपोर्ट करेगी? देखिए, जहाँ तक सवाल आता है, मुझे तो मैक्सिमम फैमिलियाँ मोदी जी को सपोर्ट कर रही है और नाराजगी भी है। नाराजगी भी है। नाराजगी के साथ साथ लेकिन एक सोच है। एज मैं प्रधान के नाते से बताता हूँ, मैं हर व्यक्ति से मिलता हूँ, हर व्यक्ति से मुलाकात होती रहती है। तो वोट मोदी जी क्यों डालेंगे, चाहे नाराज कितने भी क्यों ना हो, चाहे विकास हुआ या नहीं हुआ हो, या व्यक्तिगत किसी की नाराजगी हो, तब भी वोट मोदी जी को डलेगी। प्रत्याशी के चेहरे पे वोट ना देके वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट देंगे जी। अब एक अंतिम सवाल की ओर बढ़ेंगे। राजनीति में भविष्य में अगर आपको टिकट मिले तो किस स्तर पर आप खुद को देखना चाहेंगे? देखिए, आदमी तो अच्छा ही सोचता है। कोई भी व्यक्ति हो, एक अच्छी सोच होती है कि मैं एक अच्छे उस पे जाऊं, एक अच्छे लेवल पे आदमी जाता है तो समाज की और अच्छे से सेवा होती है जी। आज चाहे कोई भी व्यक्ति है, किसी भी लेवल पे गया तो उसने एक समाज की सेवा के रूप में गया है, तो अच्छे लेवल पे होंगे तो एक अच्छी सेवा कर पाएंगे। आज जिस लेवल पे आज बैठे प्रधान का लेवल है, उसमें भी इतनी सेवा होती है कि उसका भी एक आनंद अलग है। तो अच्छे लेवल पे जाने पर और अच्छे काम होंगे, अच्छी सेवा होगी। यही मैं कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति चाहता है कि एक अच्छे लेवल पर जाए। ग्रीनफील्ड के 40,000 लोगों से आप लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी क्षेत्रवासियों को आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को हमारे जो यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है, आप लोग सभी उसमें वोट जरूर डालने जाएं। जी, तो ग्रीनफील्ड सोसाइटी के प्रधान हमारे साथ जुड़े थे। 40,000 लोगों के बदले उन्होंने अपील भी की कि आगामी चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और लोकसभा चुनाव को सफल बनाएं। और क्योंकि इन्होंने बताया कि बीजेपी की विचारधारा और इनकी विचारधारा उनसे मिलती है, इसलिए ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अब आगामी 4 जून के नतीजे बताएंगे कि क्या बीजेपी सच में 400 पार का जो नारा दिया है वो पूरा कर पाती है या नहीं। जब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चैनल 4 न्यूज़ इंडिया। मेरा जब जन्म भी नहीं था तब ये कॉलोनी यहाँ बसी, बहुत संघर्ष करना पड़ा। आज कॉलोनी हमारी इस उस पर पहुँच गई है कि डेवलपमेंट में जरूर पीछे, लेकिन नाम बहुत है इसका। विकास के मामले में कॉलोनी बिल्कुल बहुत पिछड़ गई थी। कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है और एक ऑर्डर अच्छा आया है, उसमें कोर्ट की सुपरविजन में ही यहाँ पर काम होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर विकास होगा। मैं तो आज भी सेवा कर रहा हूँ। चुनाव परिवार में से बहू भी लड़ेगी तब भी मैं सेवा करूँगा। मैं तो सेवा करने के लिए ही बना हूँ। मैं मोदी जी की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ।